दिल्ली को लेकर जो तैयारियां हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस कोरोना से लड़ने के लिए मोदी सरकार की क्या तैयारियां हैं और मोदी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में क्या रफ्तार पकड़ रही है इकोनॉमी या दूसरी व्यवस्थाएं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। सुबह से हमारे साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। नमस्कार सर, लगातार आप इस संकट काल में भी बिना थके बिना रुके काम कर रहे हैं और रेल भवन में भी कुछ कोरोना केसेस की जानकारी आई, इसलिए पहला सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं, स्वस्थ हैं, ठीक हैं, कोई संकट की स्थिति आपके लिए तो नहीं है? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, आपके शुभकामनाओं के लिए। और सब कुछ स्वस्थ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी मंत्री दिन और रात देश में अलग अलग प्रकार से लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपके घर पे भी सब स्वस्थ हो, सब ठीक ठाक हो। सब स्वस्थ हैं सर, इंडिया टीवी में भी हम लोग अभी सब ठीक है। सर, अब अगर हम मुद्दा उठाएं इस दूसरे कार्यकाल का जो नरेंद्र मोदी सरकार का रहा है, रेलवे की अगर बात करूं सर, पहले रेलवे ने इस एक साल में क्या अचीव किया जो दूसरा कार्यकाल था उसमें, और किन किन स्टेशन जो टारगेट के स्टेशन थे उनसे आप मिस हो गए अभी? मैं समझता हूं कि पहला जो 5 साल था उसमें रेल मंत्रालय ने जो देश की तुरंत आवश्यकताएं थी उस पर ज्यादा फोकस किया। अब जो कार्यकाल इस वर्ष शुरू हुआ है और 1 वर्ष पूरा हुआ है, उसमें मैं समझता हूं कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जिस प्रकार से लोगों की उम्मीद है कि जो रेल की सेवाएं हैं वो अपने आप में एक बहुत ही सुगम सफर की तरफ जाए, उस पर हमने ज्यादा फोकस किया। इसमें यात्रियों की सुरक्षा, यात्रियों के देखभाल और एक प्रकार से हर वो पहलू जो चाहे वो रेल यात्री हो या वो सामान ढोने वाली रेलगाड़ियां हो, दोनों में कैसे सुधार लाया जाए। मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि पूरे 1 वर्ष में 2019 से 20 उस वर्ष में रेल दुर्घटना के कारण एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। पूरे 1 वर्ष में पूरी रेल सुविधाओं को सुरक्षित बनाना, सेफ ट्रैवल देना लोगों को, साथ ही साथ हर एक चीज में, हर एक पहलू में यात्रा के हमने चिंता की, कैसे यात्रा के दौरान साफ सफाई अच्छी मेंटेन हो, कैसे अधिक से अधिक अच्छे LHV के कोचेस रिप्लेस करें। जो पुरानी ट्रेनें थी उसको लगभग 100% अब बायो टॉयलेट लग गए हैं ट्रेन में, जिसके कारण अब मल ट्रैक्स के ऊपर नहीं गिरता है। आज देश का कोई रेलवे स्टेशन देखें तो आपको साफ सुथरा दिखेगा। लगभग 5,500 से अधिक स्टेशनों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। एक तरफ ये पैसेंजर्स की सुविधाएं, दूसरी तरफ कैसे आगे चल के फ्रेट के ट्रैफिक को बढ़ाया जाए। लगभग डबल करने की अपेक्षा से हमने रेल की प्लानिंग की है आगे। उसमें ऑटोमेटिक सिग्नलिंग भी आएगा जो सुरक्षा भी सुधार करेगा, कैपेसिटी भी बढ़ाएगा। साथ ही साथ नई लाइनें उन रूट्स पे जहां पे बहुत बड़ी डिमांड है उसके ऊपर तेज गति से काम चल रहा है। जो रेल की लाइनें वर्षों से लंबित पड़ी थी, लेकिन लास्ट माइल 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10-5% काम बाकी है, उस पर फोकस करके ऐसे 58 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर रेलवे ने फोकस किया है जो जल्द से जल्द खत्म हो सके। इस प्रकार से एक बड़े सुयोजित तरीके से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में रेलवे देश की कैसे सेवा कर सके, उस पे हम सब जुटे हुए हैं। सर, रेलवे को बेहतर बनाने और रेलवे का विकास करने की ट्रेन बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी आपके नेतृत्व में, लेकिन अचानक कोरोना ने आकर चेन खींच दी सर, और आपके सामने भी एक बड़ा संकटपूर्ण वक्त खड़ा हो गया क्योंकि आपको मजदूरों को घर भेजना था, बड़े ध्यान में रखते हुए भेजना था। लेकिन ये जो स्थिति बनी सर कि कौन पैसा देगा, नहीं देगा, हमारे यहाँ ट्रेन नहीं भेजी, उनके यहाँ भेज दी, इतनी भीड़ लग गई स्टेशन के बाहर, ये सब क्यों हुआ सर? इसमें मैं 3-4 चीजें स्पष्ट कर दूं। एक तो पहली बात, जब 1 मई को शुरू हुआ
तो भेजने वाला राज्य और जहां पे गाड़ी जानी थी वो दोनों की सहमति होती थी और डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन ट्रेन चलती थी। तो समझो सूरत से निकली और पटना जानी है तो डेस्टिनेशन एक जगह से निकली एक जगह जानी है, पूरा प्लान वे में टाइम टेबल बन जाता था। और अधिकांश ट्रेनें पहले 15-17 दिनों तक बिफोर टाइम पहुंचती थी और बड़ी अच्छी तरीके से रिसीविंग स्टेट में पहुंचने के बाद लोगों को मेडिकल टेस्ट के लिए, क्वारंटाइन के लिए लेके जा सकते थे। राज्य सरकारों से ये बहुत मांग आई कि हम एक ही जगह पे सभी लोगों को नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं तो आप रास्ते में रुक रुक के लोगों को लेते जाइए। इसी तरीके से रिसीविंग स्टेशन पे एक ही डेस्टिनेशन के बदले आप 3-4 जगह पे रोकते हुए लाइए, जिससे लोग रुकते जाएं और उनको लोकल व्यवस्था में सुविधा हो। रेलवे ने इससे कोई पीछे नहीं हटे, हमने वो सुविधा दोनों भेजने वाले और रिसीविंग स्टेट को दी। लेकिन इसमें जो समय लगभग 15 मिनट 20 मिनट में लोगों को चढ़ना था या उतरना था, उसके बदले घंटों घंटों ट्रेन एक ही स्टॉप पे रहती थी। लोग संक्रमित नहीं है वो चेक करके लोगों को निकाला जाता था। सिर्फ वही लोग जो लिस्ट में उस स्टेशन के हैं, उसमें पूरी व्यवस्था एक प्रकार से जैम हो गई और सभी लोग उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ जा रहे थे। तो वो एक रूट पूरी तरीके से जी सर, आपकी ब्लॉक होने के आवाज आ रही कारण ये जो कंजेशन हुआ, ये कंजेशन की वजह से जब हमें देखा कि बहुत लंबी लाइनें, कतारें लग गई हैं, एक एक स्टेशन पे 4-5 ट्रेनें रुक गई हैं, तो हमने जो पीछे की ट्रेन रुकी हुई थी उनको डाइवर्ट करके दूसरे थोड़े लंबे रूट से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की। ये शायद 2 दिन के लिए लोगों को ज्यादा असुविधा हुई और उस दौरान भी शुरू में खाना पीने का अरेंजमेंट ऑल्टरनेट रूट पे नहीं था, उसको बहुत जल्दी रैंप अप करके अरेंज किया। एंड में लगभग कोई ट्रेन अपने डेस्टिनेशन से अलग नहीं, रूट थोड़ा लंबा लेना पड़ा, सभी को खाना दिया गया। नॉर्मल कोर्स में जब ट्रेन चलती थी तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो खाना और पानी दे, रास्ते में एक जगह पे रेलवे देती थी। अब इसके कारण हमने कई ट्रेनों में 2 बार 3 बार 4 बार भी खाना दिया और पूरी संवेदना के साथ पूरी रेल की व्यवस्था इस काम में जुटी रही। आपको सिर्फ इतना और जानकारी दे दूं कि इसके साथ साथ हमने अनाज को पहुंचाना, हमने खाद फर्टिलाइजर को पहुंचाना, हमने साथ साथ में कोयले को पहुंचाने का दिन रात काम चालू रखा, जिससे किधर भी अनाज की, फूड ग्रेन की शॉर्टेज नहीं हुई, किधर भी आपको बिजली नहीं गई, कोयले की कमी नहीं हुई। बिजली जाती तो पानी भी नहीं आता, साथ ही साथ कोई किसान को फर्टिलाइजर की कमी नहीं होनी थी। ये सब और अधिकांश फूड ग्रेन और फर्टिलाइजर और कोल इसी रूट पे जाते हैं, कानपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए। तो एक प्रकार से एक बड़ी चुनौती थी रेलवे के सामने। फ्रेट भी चलना, श्रमिक ट्रेनें जो टाइम टेबल नहीं है, अब टाइम टेबल ट्रेन तो हम बहुत ज्यादा चला सकते हैं, लेकिन यहां तो एकदम अन टाइम टेबल, लोकल स्टेट जितना समय ले उसको हम अलाउ करते थे कि जिससे संक्रमित लोग कहीं इधर उधर ना फैल जाएं, क्वारंटाइन प्रॉपरली हो। तो मैं समझता हूं कि रेलवे ने पूरी तरीके से राज्य सरकारों की मदद की, राज्य सरकारों का सहयोग करते हुए इस पूरे प्रोसेस को चलाया। सर, आपने जैसे दो ही हमने चीजें देखा कि बहुत जैम हो रहा है, जो फिर बहुत सारे आगे लोग की पूछ रहे थे ट्रेन सर, को प्लान रूट से कि हमने दूसरे रूट से लेके गए। कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि रेल मंत्री से जरूर पूछिएगा कि हमने पहली बार सुना ट्रेन डाइवर्ट हुई। आपने स्थिति स्पष्ट कर दी कि वो डाइवर्ट करने के पीछे वजह क्या थी, वो तो एक बात लोगों को पता चल गई। दूसरा, आपने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जिस स्टेशन से ट्रेन चल रही थी वहां राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी कि खाना देकर मजदूरों को बैठाएं। तो वो मजदूर ट्रेन में जो भूखे बैठे थे और स्टेशन पे लूट मचा रहे थे, वो इसलिए मच रही थी क्योंकि राज्य सरकारों ने उनको खाना देकर नहीं बैठाया। लेकिन एक दूसरा सवाल और है सर, कि ये जो राज्य सरकारों के साथ दिक्कत हुई और स्पेशली महाराष्ट्र के साथ, सर मैं रोज शो करता हूं सर, और रोज उन मजदूरों को देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं जो घंटों इंतजार कर रहे हैं। बाहर आते हैं, कहते हैं हमको बोला आज कोलकाता ट्रेन है, आज बिहार ट्रेन है, और फिर बोला कोई ट्रेन नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन की कमी कैसे थी सर?
सर जरा भी हमारी कोऑर्डिनेशन की कमी रेलवे की तरफ से नहीं हुई। मैं आपको अभी बता देता हूं, इसका जो सिस्टम गाइडलाइन बनी थी होम मिनिस्ट्री और रेलवे द्वारा और राज्य सरकारों की सहमति से, ये गाइडलाइन ऐसी थी कि रेलवे सिर्फ एक सुविधा देने वाला सर्विस प्रोवाइडर है। हमारी जिम्मेदारी थी कि जब राज्य सरकार रिसीविंग स्टेट की कंसेंट ले ले और हमें लिखित रूप से दे कि ये लिस्ट है पैसेंजर्स की, राज्य सरकार ने एक कंसेंट दी है कि आप ट्रेन चला सकते हैं, तो तुरंत रेलवे ट्रेन को नोटिफाई करके उपलब्ध करा देता था। ये सिस्टम पहले 15 दिन तक बहुत अच्छी तरीके से चला भी, और मेरे ख्याल से राज्य सरकारें जिन्होंने इसको अच्छी तरह नियम का पालन किया कि अच्छी लिस्टें बनाई, अपने मजदूरों को कैंप में रखा, उनकी देखभाल की, खाने पीने की, रहने की, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से रेलवे स्टेशन लाए। अब गुजरात में सब ऑर्गेनाइज तरीके से आते थे, किधर आपको तकलीफ नहीं दिखी। महाराष्ट्र की शायद व्यवस्था में उनको प्रॉपर लिस्टें बनाना, लोगों को स्टेशन पे लाना, प्लान करना कि कितने लोग एक समय पे आएंगे, उसमें शायद क्योंकि वो कोरोना से लड़ रहे थे, ऑलरेडी काफी स्ट्रेस थे, ओवरवेल्म थे, उनमें कमी रह गई कि वो ठीक से उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। और एक दो बार तो आप जानते हैं कि कोई एक राजनेता ने एक ऐसा वहां पे भ्रम फैला दिया कि सब लोग स्टेशन पे पहुंच जाओ, सबको गाड़ियों में ले जाया जाएगा। तो ऐसे जब भीड़ इकट्ठी हो गई, तब भी रेलवे तैयार था कि हम ट्रेन तैयार कर देते हैं। जैसे एक दिन पश्चिम बंगाल के लोग पहुंच गए थे बांद्रा में या थाना में, हम तैयार थे कि हम ट्रेन दे देते हैं, आप भेज दीजिए, लेकिन राज्य सरकार परमिशन नहीं ले पाई पश्चिम बंगाल से कि उनको भेज सके, और रात को 9 बजे ट्रेन चलने की हमको परमिशन मिली। तो स्वाभाविक रूप से प्रवासी मजदूर परेशान हुए, लेकिन मेरे हाथ में कोई इसमें सोल्यूशन नहीं था, बजाय के वेट करो क्या आपके हाथ में ये सोल्यूशन नहीं था कि एक बार आप लिस्ट बना उद्धव ठाकरे को फोन मेडिकल कर लेते चेक करके लोगों को ट्रेन में बैठाए? आप पर आरोप ये लग रहा है कि आपने ट्वीट किए सारे, आपने उद्धव ठाकरे को फोन नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ, और वैसे तो एज रेल मंत्री मेरा कोई हर एक अधिकारी से बात करने की आवश्यकता भी नहीं है, पर हर लेवल के अधिकारी के साथ मैं स्वयं, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवल पे जो लोग काम कर रहे थे, मैं तो उनसे स्वयं दिन में 15-15 बार बात करता था मुंबई में। दुर्भाग्य ये हुआ, और कोऑर्डिनेशन भी कर रहे थे, जब उनको जो सुविधा चाहिए थी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में 25 अलग अलग स्थानों से ट्रेनें चलाते थे, माननीय शरद पवार जी के साथ हमारा संपर्क बना रहता था। उस दिन पश्चिम बंगाल की ट्रेन की जब परमिशन नहीं मिल रही थी, तो मैंने शरद पवार जी को फोन करके उनको कहा कि आप पश्चिम बंगाल से परमिशन लेने में मदद करो, राज्य सरकार असमर्थ है। ये सबके बावजूद जब एक बेबुनियाद और बिल्कुल झूठा इल्जाम रेलवे पे लगाया गया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि रेलवे से हमारे पास लिस्टें तैयार है, हम 80 ट्रेनें मांगते हैं, रेलवे सिर्फ 30-40 देती है, तब मुझे बड़ा दुख लगा। मैंने वहां के अधिकारियों को भी पूछा, अधिकारियों ने कहा नहीं आप छोड़ दीजिए, हम तो 60-70 से ज्यादा नहीं चला सकते। फिर भी मैंने ऑफर किया कि हम 125 ट्रेनें देने को तैयार है, आप ट्रेनें चलाइए। जबकि उस दिन तक 65 बार ऐसा हुआ था कि ट्रेन अरेंज हुई, नोटिफाई हुई, लेकिन राज्य सरकार पैसेंजर ला नहीं पाई थी। लेकिन ये जब इल्जाम लगाया गया रेलवे पे, तब मुझे लगा ये जरूरी है कि देश के सामने सच्चाई आए, तो मैंने कहा कि हम 125 ट्रेन देने को तैयार हैं। उसके बावजूद उन्होंने शाम को देर रात को 12:30-1 बजे 46 ट्रेन मांगी। 46 में 5 उड़ीसा पश्चिम बंगाल की थी जो हम दे नहीं पा रहे थे, तो हमने 41 ट्रेन दी, वो भी नहीं भर पाए, सिर्फ 39 ट्रेन उस दिन भी चली। फिर हमने पत्र लिखा कि आप बताइए अब आपको कल कितनी ट्रेनें चाहिए, 5 बजे तक सूचना दीजिए। तो मुझे दुर्भाग्य के साथ आपको कहना पड़ता है, शाम को हमें 145 ट्रेन की रिक्वेस्ट, कोई वेरीफाइड लिस्ट नहीं, कोई प्रॉपर पैसेंजर्स की तैयारी नहीं, पुरानी कोई लिस्टें लेके हमको लिख के भेज दिया गया कि 145 ट्रेन 145 ट्रेनें चाहिए। फिर भी रेलवे ने कोई कनी नहीं काटी, रेलवे रात भर लगी रही और सुबह तक हमने 145 ट्रेन महाराष्ट्र में उपलब्ध करा दी, जिस स्थान से मांगी उस स्थान के ऊपर।
दुर्भाग्य ये है कि पूरे दिन हम उनके पीछे पड़े रहे। दोपहर को 12:30 बजे पहली ट्रेन की बोर्डिंग शुरू हो पाई क्योंकि पैसेंजर्स ही नहीं आए ट्रेन स्टेशन पे, और रात के 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ 74 ट्रेनें महाराष्ट्र से निकल पाई 145 उपलब्ध होने के बाद। हमने कहा अगले दिन आप इस्तेमाल कर लीजिए। अगले दिन भी मात्र 22 ट्रेन उसमें से इस्तेमाल हो पाई। आप लगातार हर राज्य से संपर्क कर रहे थे, इसलिए जब दूसरी जगह हो रहा था। एक मिनट, जी सर बोलिए। हमने हर राज्य से मांगा कि आपको कितनी ट्रेनें चाहिए, आप हमें बताइए, जितनी चाहिए हम तुरंत अरेंज करेंगे। ये बात है 25 तारीख की। 25 तारीख को हमें 923 ट्रेनों की सूची आई सभी देश भर के सभी राज्यों से कि 923 ट्रेनें चाहिए, अलग अलग राज्यों ने कहा। उसके बाद 450 ट्रेनें चल भी चुकी हैं, और हमने कल वापस जब पूछा तो 28 मई को सभी राज्यों ने हमें भेजा है कि उन्हें कितनी ट्रेनें चाहिए, और उसका कुल आंकड़ा बनता है 450, 449 टू बी प्रिसाइज, 449 ट्रेन। अब ये 449 ट्रेन टोटल रिक्वायरमेंट सभी प्रदेशों से आई हैं। मैंने कल ही माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी को भी मैंने ही फोन किया कि सर आपको कितनी ट्रेनें चाहिए, जितनी चाहिए मिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं तुरंत नोडल ऑफिसर को कहता हूं। तब हमें नोडल ऑफिसर से व्हाट्सएप आया 10 ट्रेनें, कुल 10 ट्रेनें चाहिए पंजाब को। इसमें भी जो आंकड़ा है कुल 14 ट्रेनों का है पंजाब का, 14। इसमें महाराष्ट्र ने कितनी मांगी है? का आंकड़ा है कुल 58 ट्रेन, 58 कुल 58 मांगी है कल के दिन, 58 ट्रेन ओनली। और वो आज की आज हम दे सकते थे, लेकिन मुझे लगता है उतनी आज उनकी तैयारी नहीं थी। जितनी ट्रेन देश का कोई राज्य मांगता था पिछले 28 दिनों में और आगे मांगेगा, भारतीय रेल उसको देने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है, तैयार है। और कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुनने के बाद इस बात पे संतोष व्यक्त किया कि सभी तरीके से रेलवे ने जो जो सुविधाएं थी उसको उपलब्ध कराया। सर इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी मंत्रिमंडल में सबसे मेहनती मंत्रियों में से आप हैं, रात रात भर आप काम कर रहे हैं, ये भी हमें जानकारी है। एक सवाल जो मैं पूछ रहा था उसका जवाब चाह रहा हूं सर। अभी आपने कहा आपने पंजाब के मुख्यमंत्री को फोन किया, पूछा कितनी ट्रेन चाहिए, आपने महाराष्ट्र के अधिकारियों से बात की, आपने आपके घोर विरोधी शरद पवार को भी फोन किया, उनसे भी बोला कलकत्ता के लिए ट्रेन चाहिए, चलनी है, कुछ व्यवस्था कर दीजिए। मतलब आप सारी कोशिश कर रहे थे। तो फिर एक फोन उद्धव ठाकरे को भी कर लेते, वो तो आपके नए नए विरोधी बने, इतने साल आपके दोस्त रहे। खैर अभी राजनीतिक वाद विवाद में क्या जाना, असलियत तो आपके सामने है। उन्होंने जितनी ट्रेन मांगी तब हम उन्हें देते रहे, वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। सिर्फ दुर्भाग्य मुझे ये लगता है कि वही ट्रेनें अगर उन्होंने जो उनकी क्षमता थी उतनी मांगी होती तो शायद 74 छोड़ के जो बाकी 71 ट्रेन ऐसे ही दिन भर खड़ी रही, वो शायद कोई और राज्य इस्तेमाल करके 71 ट्रेनों में 1 लाख से अधिक, 1.25 लाख के करीब प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचा सकती थी। पर खैर अब उसको तो भी क्या एक अभी आपका मैं ट्वीट देख रहा था सर, आपने लिखा कि मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि गंभीर रोग से ग्रस्त गर्भवती महिलाएं और 65 साल से अधिक और 10 साल से कम आयु के व्यक्ति श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में बहुत आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। पर सर ये ट्वीट देखने के बाद, ये बहुत मानवीय ट्वीट है, लेकिन एक सवाल मन में है सर कि श्रमिक ट्रेन में इस वक्त जो भी व्यक्ति जा रहा है वो या तो कोरोना के डर से जा रहा है, या उसको खाना नहीं मिल रहा, भूख से मर रहा है इसलिए अपने राज्य अपने घर चला जाना चाहता है, या तो उसके पास पैसा नहीं है इसलिए घर चला जाना चाहता है, वो घूमने नहीं जा रहा सर। ऐसे में वो अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर कैसे जा सकता है, वो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर कैसे जा सकता है सर? भाई साहब इसमें किसी को छोड़ के जाने की बात नहीं है। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राज्य सरकारों की शुरू से 25 मार्च जब लॉकडाउन हुआ तब से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय हुई थी, उसके लिए केंद्र ने पैसे भी दिए और उस पैसे से कहा आप शरणार्थियों के लिए कैंप बनाइए, आप प्रवासी मजदूरों को खाने पीने का इंतजाम करिए। केंद्र सरकार ने महिलाओं के खाते में पैसा भी भेजा।
मुफ्त में अनाज भी दिया। मैं समझता हूं जिन राज्यों ने इन सब चीजों का पालन अच्छी तरीके से किया वहां ये समस्या नहीं आई। जिन राज्यों ने इसका समस्या का अच्छी तरीके से समाधान नहीं किया वहीं से ये हुआ कि लोग चल के निकले और परेशान होते होते अपने घर पहुंचने की कोशिश की। इसी प्रकार से अगर कोई महिला गर्भवती, अब देखिए 30 से अधिक बच्चे श्रमिक ट्रेनों में पैदा हुए। अब वास्तव में राज्य सरकार की जिम्मेदारी पहले दिन से थी, 1 मई से, कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट दे हर यात्री का कि वो मेडिकली फिट है ट्रैवल करने के लिए। तो वहां के डॉक्टर्स ने चेक किया होगा ना कि कैसे गर्भवती महिला को, आखिर कोई जो बच्चा पैदा होने के पहले गर्भवती हमारी माँ बहन हो उनको ट्रैवल करने देना तो एक प्रकार से गलत हुआ कि वहां पे डॉक्टर ने सर्टिफाई कर दिया कि आप फिट फॉर ट्रैवल हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी और सावधानी बरती होती तो शायद ऐसे चीजें ना होती, जो दुर्घटनाएं हुई वो भी ना होती। लेकिन मैं अभी भी अपील करूंगा कि सभी राज्य इनका ध्यान रखें, इनको अस्पताल भेज के इनकी ट्रीटमेंट कराएं। अगर कोई बुजुर्ग है, कोई और कोमोर्बिडिटी है या कोई और बीमारी है तो उनको अपने घर पे रखें या उनको अस्पताल में उनकी इलाज की जिम्मेदारी लें। लेकिन इतना लंबा सफर इस कड़कती हुई धूप में करना शायद अच्छा नहीं है। सर, मैं चाहूंगा, चूंकि आज आप हमारे साथ लाइव हैं, तो बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए जिनको लेकर सवाल खड़े हुए, और आपसे बेहतर कौन होगा उनके, अगर वो फेक थे, उनके बारे में बताने के लिए। जैसे एक महिला का वीडियो वायरल हुआ कि वो स्टेशन पर मृत पड़ी है और बच्ची उसकी जो है वो अपनी मां को देख रही है, उसके ऊपर से चादर हटा रही है। क्या सच्चाई थी सर उसकी और ऐसे तमाम वीडियोस की? ऐसे कुछ बहुत ही दर्दनाक दुर्घटनाएं हुई जिसमें पैसेंजर्स पहुंचने के बाद या रास्ते में अपना दुर्घटना के कारण उनका देहांत हो गया। लेकिन उसमें कोई भी पैसेंजर को खाना नहीं मिला या पानी नहीं मिला, ऐसी स्थिति नहीं थी। मैं समझता हूं कि हर एक केस जब पहुंचा तो उसमें लोकल डॉक्टर्स ने या रिलेटिव्स ने उनकी छानबीन करी, जांच हुई। लोकल जो पुलिस है उसने आके उनको वहां से लेके गए, और हमारा एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत हमें काम करना पड़ता है। ऐसे केस में हमको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे उतारना पड़ता है, लोकल पुलिस और लोकल अस्पताल को बताना पड़ता है, वहां से आते हैं पुलिस और मेडिकल स्टाफ और उनको लेके जाते हैं। कोई बीमार हो, कुछ और दुर्घटना हो जाए। अब ऐसी परिस्थिति में बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोगों ने ऐसे वीडियो वायरल किए या दिखाने की कोशिश की। हमें स्वाभाविक रूप से उनको वेट करना पड़ता है जब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको वहां से मेडिकली लेके ना जाए। और मैं समझता हूं इसमें थोड़ी बहुत संवेदना सभी को रखनी चाहिए जो इन चीजों को प्रचार भी करते हैं कि किस कठिन परिस्थितियों से ये लोग वहां पे गए हैं। वो जो आपने पर्टिकुलर वीडियो की बात की, इसकी तो पूरी छानबीन हुई है। उनके रिश्तेदारों ने पुलिस को वहां पे लिखित बयान देके बताया कि ये पहले से बीमार थी, उनको बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई, और उनको वहां से वो अपने घर लेके गए, अपने गांव लेके गए। पुलिस ने उसको असिस्ट किया, उस पूरे प्रोसेस को मदद की। और मैं समझता हूं रेलवे के पास ऐसी ट्रेनों के ऊपर यह व्यवस्था नहीं है कि वो उनका इलाज हर ट्रेन के ऊपर कर पाए या हर स्टेशन पे, नियरेस्ट स्टेशन पे कर पाए। पर जैसे ही ऐसी कोई दुर्घटना होती है हम तुरंत लोकल पुलिस और लोकल मेडिकल असिस्टेंस को अरेंज करते हैं। पर वो जो थोड़ा समय उसमें बीच में जाता है, उसको समय को लेते हुए इस प्रकार के दर्दनाक वीडियो दिखाना, मैं समझता हूं थोड़ा, अगर हम जनता से भी अपील करें कि ऐसी चीजें शोभा नहीं देती हैं और थोड़ा हमें भी सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा, करना चाहिए, ऐसी मेरी आप सबसे अपील है। और ऐसे वक्त में ऐसे वीडियोस, फेक वीडियोस से बचना भी चाहिए। रेल मंत्री खुद ये बता रहे हैं कि देखिए वहां पर वो महिला की मौत भूख से नहीं हुई थी, बीमारी की वजह से हुई, और वहां पर वो डेड बॉडी को छोड़ नहीं दिया गया था, बल्कि स्थानीय प्रशासन को बताया गया कि ये व्यवस्था है, यहां पर ऐसी मौत हो गई है, आप जो है
इसके लिए कार्रवाई कीजिए। तो उसका इंतजार हो रहा था और तब तक में वीडियो बना लिया गया। रेल मंत्री जी, एक और सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है और उसका जवाब मुझे लगता है आप बेहतर दे सकते हैं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अब जब श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही है, यही ट्रेनें अगर लॉकडाउन करने के पहले 5-6 दिन पूरी ताबड़तोड़ चलाकर मजदूरों को भेज दिया गया होता तो क्या वो बेहतर स्थिति होती? आप 1 मिनट के लिए जरा कल्पना करिए, आज पीछे जाइए 25 मार्च या 23 मार्च जब जनता कर्फ्यू हुआ था, उस समय विश्व की क्या स्थिति थी, विश्व में कैसे तेज गति से ये फैल रहा था। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन और दूरदर्शिता देखिए कि उन्होंने समझा कि भारत में कोरोना अगर देश भर में गांव-गांव में फैल जाता है और संक्रमण संभालने के लिए हम कोरोना वायरस की चेन को कंटेन नहीं करते हैं और एक समय सीमा नहीं मिलती है जिसमें हम स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ा सकें, तो कितना गंभीर संकट देश के ऊपर आ सकता था। मैं समझता हूं उन्होंने बहुत सूझबूझ से ये लॉकडाउन अनाउंस किया। पूरे विश्व में भारत की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना हो रही है। पूरे विश्व में आज लोगों ने महसूस किया कि भारत जैसा देश, इतना बड़ा देश जिसमें कितना मुश्किल हो सकता था कोरोना संभालना। आप याद करिए उन दिनों तो टेस्टिंग फैसिलिटी सिर्फ 1000 केस, एक दिन में 1000 केस टेस्ट हो सकते थे पूरे देश में जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस किया। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ना के बराबर थे, देश में तो बनते ही नहीं थे, कुछ हजारों की संख्या में बनते थे। आज रोज के 3 लाख से अधिक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनते हैं। आज देश आत्मनिर्भर बन गया है मास्क में, आत्मनिर्भर बन गया है सैनिटाइजर में, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जिससे लोग हाइजीन और संक्रमित होने से बच सकते हैं। आज देश में 1 लाख से अधिक रोज टेस्ट हो सकते हैं। कोविड हॉस्पिटल्स देश भर में बने हैं, देश भर में व्यवस्थाएं बैठ गई हैं, क्वारंटाइन की व्यवस्थाएं, यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सूझा कि रेलवे की जो बोगी है, रेलवे के जो कंपार्टमेंट है, उसको भी आइसोलेशन वार्ड के लिए, क्वारंटाइन वार्ड के लिए तैयार किया जाए और वो भी वैसी 5000 कोचेस को तैयार कर लिया गया। 15000 और करने की हमारी तैयारी है अगर जरूरत पड़े। इसी का परिणाम स्वरूप ये कोरोना वायरस के हम साइकिल को ब्रेक कर सके, उसको जो स्प्रेड हो रहा था उसको रोक सके। इसी के कारण देश में व्यवस्थाएं बना पाए कि आगे हम इसको मजबूती से लड़ सकते हैं। और ये स्पष्ट होता है कि भारत में 17% जनसंख्या होने के बावजूद मात्र 2.7% कोरोना के केसेस हैं विश्व के तुलना में। विश्व में आज लगभग 58 लाख केस हैं, भारत में मात्र 1,60,000, जबकि 17% जनसंख्या भारत में। इसी प्रकार से विश्व में जो मौतें हुई हैं उसमें भारत में सिर्फ 1.2%, 1.2% मौतें हुई हैं कोरोना के कारण, और ये भी अधिकांश वृद्ध या कोई कोमोर्बिडिटी के कारण जो इसको इम्यूनिटी नहीं रही जिनके शरीर में और इसको सहन नहीं कर पाए। मैं समझता हूं भारत सरकार और देश की सभी राज्य सरकारें, सभी यूनियन टेरिटरीज ने जो नेतृत्व दिखाया, जिस प्रकार से मिलके इस संक्रमण के सामना किया, मिलजुल के सबने मेहनत की कि भारत एक होके 130 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से जिस प्रकार से कोरोना के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने लड़ाई लड़ी है, ये पूरे विश्व में आज इसकी पहचान हुई है, इसकी प्रशंसा हुई है। देखिए, एक चीज और लोगों को जवाब इसका मिल गया कि अगर तब ट्रेनें चलाकर मजदूरों को, लोगों को भेजा गया होता तो केसेस जो आज 1.5 लाख, 1,60,000 हैं, वो कई लाख और बढ़ सकते थे। और तब तैयारी भी नहीं थी, पीपी किट्स भी नहीं थे और वेंटिलेटर्स भी नहीं थे। और तब अगर ये विस्फोट हुआ होता, कोरोना विस्फोट, तो सोचिए क्या स्थिति होती। इसलिए सरकार ने सोच समझकर तब ट्रेन नहीं चलाई और अब ट्रेन चला रहे हैं। लेकिन रेल मंत्री जी, एक चीज और बताइए, प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं और आप लोग भी, सब लोग ये कह रहे हैं कि अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है, अभी तुरंत जाने वाली नहीं है जब तक वैक्सीन नहीं आता। ऐसे में रेलवे के लिए तो हम जानते हैं सर, रेलवे हमेशा से ही नुकसान में चलता रहा है। एक तो ये बता दीजिए कि आज इस संकट काल में रेलवे की आर्थिक स्थिति को कितना नुकसान और पहुंचा है,
और अगले कितने लॉकडाउन में आप मानते हैं कि रेलवे पहले की तरह सामान्य तरीके से काम करने लगेगा, चलने लगेगा? जैसा कि हमने अनाउंस भी किया और आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा, 1 जून से 200 ट्रेनें देश भर में अपने पुराने निर्धारित समय से, निर्धारित स्टॉपेजेस से शुरू करने जा रहे हैं। उसमें कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें बुकिंग भी लगभग 100% ऑक्यूपेंसी कई दिनों तक हो गई है। महाराष्ट्र से, दिल्ली से, गुजरात से, कई जगह से बड़ी संख्या में लोगों ने टिकट बुक किए हैं। वापसी की दिशा में भी अब कई हमारे प्रवासी मजदूर वापस अपने काम पे जाना चाह रहे हैं। उनको भी अब ये सुविधा उपलब्ध हो गई है कि ट्रेनें टाइम टेबल के हिसाब से, आप IRCTC के वेबसाइट से, आप अपने नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर से, आप काउंटर पे जाके पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS से, या जो पहले निर्धारित एजेंट थे IRCTC या रेलवे के, उनके यहाँ जाके आप अभी टिकट बुक कर सकते हैं। 200 ट्रेनें जो 1 जून से शुरू होने जा रही है। वैसे ही पहले कुछ 27-28 ट्रेनें हम पहले भी शुरू कर चुके हैं, उसमें वो भी लगभग 100% फुल जा रही है। तो मैं समझता हूं आस्ते आस्ते नॉर्मलसी की तरफ देश को भी जाना है और भारतीय रेल भी जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच है कि आर्थिक नुकसान तो जो होगा उसको रेलवे ने थोड़े समय के लिए सहन करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले यात्रियों की सुविधा ज्यादा जरूरी है। यात्रियों को कैसे हम सेवा कर सके, ये हमारी प्राथमिकता है। सर, मैं आपके पास चूंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री भी है, उस पर भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले आपके रेल मंत्रालय से जुड़ा एक और अहम सवाल है कि देश इंतजार कर रहा था जब तक कोरोना नहीं आया था कि देश में बुलेट ट्रेन चलेगी। अब जो आर्थिक स्थिति हो गई है और जो संकट आ गया है, क्या बुलेट ट्रेन चल पाएगी और कब तक चल पाएगी? अभी तक तो उस पर हमने कोई विचार नहीं किया। आप जानते हैं कि जब से कोरोना संकट आया है, पूरा रेल मंत्रालय और पूरा देश इस लड़ाई में जूझ गया है। तो मैं समझता हूं इन विषयों के ऊपर एक बार पूरा स्थिति सामान्य हो जाए, उसके बाद चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी भी आपके दिमाग में है, उसको ठंडे बस्ते में तो नहीं डाल रहे हैं? देखिए, भारत को एक लंबे अरसे के लिए तैयार करना भी जरूरी है और आत्मनिर्भर भारत में हमें भारत की सुविधाएं, भारत की गुणवत्ता, सेवाओं की गुणवत्ता, भारत में तेज गति से लोगों को आवागमन करने को मिले, इन सब चीजों पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैं समझता हूं अब तो आगे आने वाले भारत का जिस प्रकार की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, जिस प्रकार का एक समृद्ध भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक स्वयं को मजबूत बनाने वाला भारत की कल्पना उन्होंने की है, उसमें अब और ज्यादा बड़े रूप से हाई स्पीड हो, सेमी हाई स्पीड हो, फास्ट ट्रेन्स कहां पे चल सकती हैं, उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। इसी प्रकार से नए तरीके से की गुणवत्ता, सेवाओं की गुणवत्ता, भारत में तेज गति से लोगों को आवागमन करने को मिले, इन सब चीजों पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैं समझता हूं अब तो आगे आने वाले भारत का जिस प्रकार की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, जिस प्रकार का एक समृद्ध भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक स्वयं को मजबूत बनाने वाला भारत की कल्पना उन्होंने की है, उसमें अब और ज्यादा बड़े रूप से हाई स्पीड हो, सेमी हाई स्पीड हो, फास्ट ट्रेन्स कहां पे चल सकती हैं, उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। इसी प्रकार से नए तरीके से रेलवे को भी सोचना पड़ेगा कैसे लोगों को ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिल सकती हैं, कैसे ज्यादा फ्रेट मूव हो सकता है, कोयला हो, अनाज हो, फर्टिलाइजर हो, ऑटोमोबाइल्स हो, गाड़ियां हो, हमारा जो आयात या निर्यात हो रहा है वो सामान हो, कंटेनर्स हो, पार्सल सर्विस हो, इन सब को भी कैसे बड़े रूप से वृद्धि करी जाए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो 2 बन रहे हैं उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, सेवा में लाया जाए, और नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रति हमने ऑलरेडी काम सोचना शुरू कर दिया है, प्लानिंग शुरू कर दी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है कि अगले 10-12 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए
रेल सुविधाओं में और रेल व्यवस्थाओं के विस्तार में लगे, उसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं और उससे आगे चल के रेलवे प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देश के 130 करोड़ लोगों का बनेगा, ऐसा हमारा आत्मविश्वास है। ठीक है, यानी रेलवे का विकास अभी प्राथमिकता है और अभी बुलेट ट्रेन थोड़े पीछे जा सकती है, बाकी चीजें पहले हो सकती हैं और लोगों को सुविधाएं देना, नौकरियां देना, ये प्राथमिकता है, ये इस पर आप फोकस कर रहे हैं। सर एक और बात, जी बोल लीजिए सर। नहीं, बुलेट ट्रेन भी लोगों को सुविधा भी देगा, नौकरियां भी देगा, तेज गति से चलेगी तो लोगों को आर्थिक विकास के लिए भी साधन देगा, रास्ते में जो पूरा एरिया है उसका भी डेवलपमेंट होगा। तो हर चीज का अपना एक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ पहलू होता है। ठीक है सर, एक और सवाल जो अभी बात हो रही है और वो ये कि आत्मनिर्भर भारत, कॉमर्स मिनिस्ट्री इसको लेकर कैसे चल रही है, और अगर रेल मंत्रालय की भी मैं बात करूं, ट्रेनों में भारत में बना सामान किस तरीके से इस्तेमाल हो, उसको लेकर क्या योजना है आपकी? जब मैंने पिछली असेसमेंट करी थी तो लगभग 95% से ज्यादा जो भी खरीदी होती है, जो भी सामान लगता है रेलवे में, जो भी इक्विपमेंट लगता है, वो भारत में बना हुआ स्वदेशी सामान होता है। अब हमने पूरी मुहिम चलाई है आरडीएसओ और रेल बोर्ड के द्वारा कि 95% को कैसे हम जल्द से जल्द और सुधार करें और एक 100% का टारगेट रखा है। इसी प्रकार से उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने देश के अलग अलग विभागों के साथ और देश के अलग अलग प्रदेशों के साथ चर्चा का काम शुरू किया है, बातचीत शुरू की है। इंडस्ट्री और उद्योग जगत के नामी लोगों के साथ, जानी मानी कंपनियों के साथ चर्चा शुरू की है, कैसे वो क्षेत्र आइडेंटिफाई करे जाए जिसमें भारत स्वयं भी आत्मनिर्भर बने और अब विश्व में भी अपनी छवि कायम करे और एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में, और जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है उसमें अपना छाप बनाए, उसमें अपनी योग्यता दिखाए और योगदान दे। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि आज पूरे देश में जितना उद्योग जगत के लोग हैं उनमें ये एक जागरूकता भी आई है और एक आत्मविश्वास भी जगा है कि भारत की गुणवत्ता सुधारनी है, हर वस्तु की क्वालिटी सुधरे, हम स्केल सुधारें, बड़ी स्केल पे बनाएं, भारत की भी खुद की रिक्वायरमेंट भारत में ही बने और जो सरप्लस है उसको हम निर्यात करें। तो हमने अलग अलग सेक्टर्स देखे। अब फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल में हम ऑलरेडी विश्व की फार्मेसी के रूप में जाने जाते हैं, उसको हम और आगे चल के बल देना चाहते हैं। एपीआई जो एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दवाइयों में लगता है, उसमें भी आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें, खिलौने क्यों बाहर से आने चाहिए, भारत में बने, फर्नीचर क्यों बाहर से आए, भारत में बने, ऑटो कंपोनेंट्स आज भी लाखों करोड़ रुपए का ऑटो कंपोनेंट विश्व से बाहर के अलग अलग कंपनियों से आते हैं, क्यों ना भारत में बने और भारत के ऑटो कंपोनेंट्स भारत में बने हुए हर गाड़ी में लगे। ऐसे करके हमने 12 सेक्टर पहली प्राथमिकता और 12 सेक्टर दूसरी प्राथमिकता में विश्व के ट्रेड को, अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात को देखते हुए और भारत की क्षमताओं को पहचानते हुए, भारत किस चीजों पे कम्पिटिटिव है, दूसरे देशों के निस्बत किन चीजों में हम कंपटीशन अच्छी तरीके से कर पाएंगे, उसको पहचान करके हमने काम शुरू किया है। आज शाम को भी तो 2 सेक्टर्स का बड़े विस्तार से चर्चा होने वाली है। एक एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स कैसे विदेश से आने के बदले भारत में ज्यादा बने और दूसरा कैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, जिसपे मेरे मित्र और वरिष्ठ मंत्री सीनियर मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी ने बहुत काम किया है, बहुत सारी योजनाएं लाई हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विश्व से इंपोर्ट होने के बदले भारत में बने। ऑलरेडी मोबाइल फोन आज लगभग सभी भारत में बनते हैं, उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके पूरी वैल्यू चेन इलेक्ट्रॉनिक की भारत में बने, उसमें मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम हुआ है। उस पर आज चर्चा करने वाले हैं कि और क्या किया जाए जिससे उसको गति मिले। ऐसे एक एक सेक्टर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, रेडी टू ईट फूड स्टफ्स, एक एक सेक्टर को लेके हम अलग अलग विभागों के साथ
चर्चा करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से भारत आत्मनिर्भर बने और भारत एक विश्व शक्ति बने ट्रेड में, इसके प्रति काम कर रहे हैं। सर, आज सुबह मैं नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू कर रहा था और उनसे भी ये चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि चीन से जो सामान आयात होता है उस पर भारत सरकार जो है वो ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि यहाँ जो कंपनियां हैं उनको थोड़ा फायदा मिल सके और वहां से जो सस्ता सामान आता था उसके मुकाबले हमारी कंपनियां खड़ी हो सकें। यहाँ पर जो और ऐसे लोग हैं जो अलग अलग सेक्टर में जिनका आप जिक्र कर रहे थे, वो चाइना को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। वो टक्कर देना चाइना को संभव है सर क्या, और सरकार की तरफ से उन लोगों को क्या मदद मिलेगी? और 100% संभव ही नहीं है, हम जरूर करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार पूरी तरीके से हमारे उद्योग की सहायता में खड़ी है। उद्योग के साथ कंधा से कंधा मिला के उनकी जो जो आवश्यकता है उसको पूरा करेगी, और साथ में सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उद्योग जहां टेक्नोलॉजी लानी पड़े तो विदेश से टेक्नोलॉजी लाएंगे, जो आर्थिक सहायता देनी पड़े वो देंगे, जहां पे जमीन की जरूरत पड़े वो जमीन उपलब्ध कराएंगे, जहां पे पोर्ट की फैसिलिटी की आवश्यकता पड़े पोर्ट देंगे, जहां पे बिजली की आवश्यकता पड़े। एक प्रकार से हम मिलजुल कर केंद्र राज्य सरकारें एक प्रकार से जो जो उद्योग की जरूरतें हैं उसको पूरा करना, उनके साथ मिलके भारत को मजबूत बनाना, गुणवत्ता में भी और प्राइसिंग में भी, क्वालिटी एंड प्राइसिंग दोनों में हम बाकी देशों से और बेहतर सामान और बेहतर सर्विसेज विश्व को देंगे, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है। सर, अभी जब ये खबरें आनी शुरू हुई हैं कि चीन से कंपनियां भारत आने लग जाएंगी, तब हम देख रहे हैं चीन कितना बौखला गया और बॉर्डर पर क्या कर रहा है। आप लोगों को सुन के लग रहा है आपने तो पूरी तैयारी कर रखी है कि चीन का बैंड बजाना है, फिर उधर कहीं रिश्ते और खराब तो नहीं होंगे, बॉर्डर पर और नाटक शुरू तो नहीं होगा? भारत सक्षम है और भारत में पूरी ताकत है कि किसी प्रकार से भारत और भारतवासियों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी है, सक्षम भी है। सर, अगला सवाल पूछूं उससे पहले एक सुझाव है जो मैं एक नागरिक के तौर पर आपको देना चाह रहा था, क्योंकि लगातार इंडिया टीवी पर हम एक खास कार्यक्रम भी कर रहे हैं स्वामी रामदेव के साथ, जिसमें हम दर्शकों को योग के जरिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बता रहे हैं, और उसमें वो काढ़ा भी बता रहे हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। चूंकि आप अब ट्रेनें चलेंगी, आप कह रहे हैं ट्रेन में हम चाय देते हैं, कॉफी देते हैं, लस्सी देते हैं, क्यों ना उसमें हम वो इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक भी दें, ताकि जो लोग सफर कर रहे हैं उस दौरान वो पिएं और उनकी इम्यूनिटी भी बढ़े लगे हाथ। आपको जान के खुशी होगी कि अब जैसे हमारी मीटिंगें होती हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में कई बार मीटिंग होती है, तो अभी हम काढ़ा ही वहां पे पीते हैं। हमको भी काढ़ा का लाभ मिलता है जब हम मीटिंग्स में जाते हैं, और आपका सुझाव अच्छा है, इस पे हम जरूर गौर करेंगे जी। मैं खुद लाभ लेता हूं, रोज सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं, रोज सुबह जब योग करते हैं, और आप तो जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी तो वर्षों वर्षों से योग के माध्यम से अपने शक्तियों को भी बढ़ाते हैं और देश की सेवा में 24 घंटे जुटे रहते हैं। चूंकि सर, मैं अगला जो सवाल था वो प्रधानमंत्री की तरफ ही जा रहा था और आप उनकी बात भी कर रहे हैं कि इस संकट काल में प्रधानमंत्री ने आप लोगों को कितना गाइड किया है, प्रधानमंत्री कैसे काम कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, अब प्रधानमंत्री रोज तो सामने आ नहीं पा रहे अब भी, लेकिन काम तो वो उतना ही कर रहे हैं, तो उनकी दिनचर्या कैसे हो गई है, आप लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं? मैं समझता हूं उनका मार्गदर्शन अपने आप में बहुत ही तेजस्वी रहता है और बहुत ही यूनिक रहता है। मैं समझता हूं नॉर्मल से ज्यादा काम कर रहे होंगे आजकल। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कैसे लॉकडाउन होने के भी पहले जब कोरोना की खबरें आनी शुरू हुई, और मैं जानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पढ़ते बहुत हैं, रिसर्च बहुत करते हैं एक एक विषय के बारे में, तो उनको अंदाजा आ गया था
कि कोरोना ऐसी महामारी है जिसके सामने कोई इलाज नहीं है और पूरे विश्व में फैल रही है। इसीलिए आफ्टर ऑल जब 500 केस थे, 500 550, तब उन्होंने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट करी। वी वर अमंग्स द मोस्ट प्रोएक्टिव गवर्नमेंट्स एंड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पर उसके भी पहले मुझे एक दिन सुबह सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी का फोन आया कि पीयूष, ये जो आपकी कोचेज हैं, ये कंटेनर्स जो ट्रेन रेलगाड़ियां हैं, इसको आप क्यों नहीं आइसोलेशन वार्ड बनाने की दिशा में सोचते हो? वास्तव में हमें तो किसको कभी ऐसी सोच आई भी नहीं थी, और मैं समझता हूं आप भी अगर विचार करें, सही बात, तो कैसे किसने सोचा होगा कि रेलवे के गाड़ियों में भी एक स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध हो सकती है और उसमें हम क्वारंटाइन सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। खासतौर पे जब देश में उस समय चिंता थी कि हमारे पास उतने हॉस्पिटल बेड्स ही नहीं है, अगर महामारी बहुत तेजी से फैल जाए तो क्वारंटाइन कहां करेंगे लोगों को। तो उनकी जो विजन है वो अपने आप में बहुत 4 कदम आगे सोचने की है। जब लगा वेंटिलेटर्स की कमी आ सकती है, तो कमी आने नहीं दी प्रधानमंत्री जी ने, तुरंत टीम्स को लगाया कि भारत में वेंटिलेटर्स के ऊपर चिंता करें और पर्याप्त मात्रा में सभी जगह पे वेंटिलेटर्स उपलब्ध हो। जब ध्यान आया कि ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ सकती है और कोविड की बीमारी में वास्तव में ऑक्सीजन ही सबसे प्रमुख रिक्वायरमेंट बन गई, तो उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उस पर पूरी एक टीम को बिठा दिया। दिन रात उस टीम ने काम किया कि ऑक्सीजन की कभी एक दिन भी भारत में कमी नहीं हो पाई। चाहे वो पीपीई हो, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे टेस्टिंग फैसिलिटीज हो, हर विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी हैज रिमेन्ड अहेड ऑफ द कर्व। 2 कदम पहले सोच के उन्होंने निर्णय लिए और देश को इस महामारी से संभालने में मैं समझता हूं उनकी भूमिका बहुत ही अहम रही। और उनकी जो दूरदृष्टि थी, जिस प्रकार से वो रिसर्च कर करके हम सबको समय समय पे, और मैं तो कह सकता हूं लगभग ऑन अ डेली बेसिस हमें मार्गदर्शन देते रहे, ये अपने आप में हमारा हौसला भी बढ़ाता रहा, हमें हिम्मत जुटाने में मदद करता रहा और काम ठीक करने के लिए उनकी सहायता हमें लगातार मिलती रही है। देखिए, प्रधानमंत्री बिना थके काम करते हैं। उनकी जैसी ऊर्जा तो शायद ही किसी की हो कि वो अमेरिका से दौरा करके आते हैं और यहां किसी रैली में चले जाते हैं या किसी ऑफिस के काम में चले जाते हैं। हम सब ने देखा है, वरना जेट लैग में हमारे जैसे लोग जो 30-40 साल के, उनको भी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो सर एक बात ये बताइए, अब तो वो अब छुट्टी नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब उनकी रैलियां कम है, मीटिंग्स कम है, दौरे कम है, तो और ज्यादा देश को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे होंगे। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य बताया रेल कोचेज में वार्ड्स बनाने का। जब ट्रेन चलाने की बात आई सर, उसमें क्या बातचीत हुई आपकी पीएम से? आपको याद है कि ट्रेन चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, कैसे करना चाहिए? उसमें समय समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता रहता है। हम भी उनके पास हमारी समस्याएं लेके, हमारी को जब भी उनका गाइडेंस चाहिए हो तो हम उनके पास जाते हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत ही सुलझे हुए सुझाव माननीय प्रधानमंत्री जी से हमें मिलते हैं। और मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि आगे देश को कैसे स्वावलंबी बनाना है, देश में कैसे आत्मविश्वास जगाना, देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाना, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी दिन और रात चिंता कर रहे हैं, उसके लिए मार्ग बना रहे हैं। 20 लाख करोड़ का जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है देश को, वो अपने आप में देश को लंबे अरसे के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल तैयार करने की आधारशिला बनी है। और अभी भी मैं समझता हूं कि और बहुत सारे निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हर रोज मीटिंग है। मैं आज देख रहा था कि कल पावर, ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों के विषय में बहुत गंभीरता से और बड़े व्यापक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है और आगे का रास्ता तय किया है। तो मैं समझता हूं एक एक विभाग के साथ
बहुत गहराई में जाके माननीय प्रधानमंत्री जी देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आप तो वैसे खुद ही बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और आपको कुछ बोलने की शायद ही उनको जरूरत पड़ती हो, लेकिन प्रधानमंत्री क्या हार्ड टास्क मास्टर भी हैं? अगर कुछ सुझाव देते हैं, टास्क देते हैं, तो फिर आप लोगों के पीछे पड़े रहते हैं या किस तरीके से गाइड करते हैं? वो टास्क पूरा कैसे करवाते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति हैं और जब भी कोई तकलीफ, जब भी कोई ऐसी चीज होती है, हादसा होता है, किसी को कोई कठिनाई आती है, किसी को कोई तकलीफ होती है, तो उनकी संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूं कि जब भी हम कोई तकलीफ में या किसी चीज में उनका सुझाव लेते हैं तो वो सुझाव भी देते हैं, उसके ऊपर एक प्रकार से निगरानी भी रखते हैं कि काम ठीक ठाक से हो जाए। कोई तकलीफ आती है तो हमारे को फिर सुनते हैं, फिर उसमें सुधार के लिए हमें गाइड करते हैं। तो एक प्रकार से अगर मैनेजमेंट की फिलॉसफी से आपको मैं समझाऊं तो उनका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का तरीका है कि अगर नॉर्मल स्मूथ चलती हैं चीजें तो उनको चिंता नहीं है और वो अपना निगरानी रखते हैं पूरे देश भर में क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर कोई तकलीफ आती है, कोई विशेष ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होती है तो वो जरूर हमें गाइड करते हैं। तो एक प्रकार से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, और मैंने पहले कई इंटरव्यूज में आपके चैनल पे भी कई उदाहरण के माध्यम से बताया कि मेरे जैसे व्यक्ति को इतना ज्यादा सीखने को मिला, इतना ज्यादा मुझे भी पता चला कि देश को चलाना क्या क्या कठिनाइयां होती है। उनके लंबे अरसे के अनुभव, कैसे उन्होंने जब मुख्यमंत्री से काम शुरू किया था, पहला ही जो भूकंप आया कच्छ में, उस चुनौती को जिस प्रकार से उन्होंने संभाला, वैसे ही उन्होंने पूरे अपने, आज देखे तो 18-19 साल से वो अलग अलग तरीके से देश की सेवा सरकार में रहते हुए कर रहे हैं। उसके पहले पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता के रूप में पार्टी को कैसे उन्होंने बढ़ाया और इस आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। ऐसे उनकी जो इतने लंबे समय की जो उनकी एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव है, उसका लाभ हम सब को समय समय पे मिलता है और मैं समझता हूं ऐसा प्रेरणादायी नेतृत्व इस देश को मिला है, ये हम सबका सौभाग्य है। देखिए, ये बात लोग भी समझते हैं पीयूष जी, इसीलिए मैंडेट आपको पिछली बार से बड़ा मिला। इस बार प्रधानमंत्री ने संकट काल के दौर में जो भी लोगों से कहा वो लोगों ने किया। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने नियमों का भी पालन किया, हमें यह भी ध्यान रखना है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर एक रोड मैप तैयार कर रही है, चाहे आप बताएं, चाहे नितिन जी आकर बता रहे थे और जितने मंत्रियों ने बताया है, उसमें अगर लोगों का भी सहयोग मिला, सबका सहयोग मिला, तो देश इस संकट काल से जरूर उबर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार और सभी को मेरी तरफ से शुभेच्छा कि आपके व्यूअर्स के घर वाले, नियर एंड डियर वंस, रिश्तेदार, परिवारजन, सबकी सेहत अच्छी रहे। सब माननीय प्रधानमंत्री जी के बताए हुए नियमों का, सरकार के बताए हुए नियमों का, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इसका पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, मास्क पहन के रखे, जो मैंने अभी निकाला आपके कैमरा के सामने आने के पहले, हाथ धोए समय समय पे, किधर भी कांटेक्ट आने के बाद 20 सेकंड तक साबुन से अथवा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हाथ धोए, अपने प्रांगण को स्वच्छ रखें और जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं या कोई गर्भवती महिलाएं, उन सबको कंटेन करें, जहां हैं वहीं रहें, वो बाहर ना निकले। बाहर संक्रमित होने के डर बढ़ जाता है। आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें और घर में रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। ऐसे मेरी आप सबको प्रार्थना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी सर।